बहुत ही बढ़िया है क्लास। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग है सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है सब लोगों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मौसम भी बढ़िया है। क्या आप लोग बिस्तर के बाहर हैं? कम ऑन है, कम ऑन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है। गुड मॉर्निंग है सबको। बोलो बोलो, बिस्तर के बाहर हो, बिस्तर के बाहर हो। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। कल के लेक्चर में हमने ईएमएफ को पैरेलल में कनेक्ट किया था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ईएमएफ को पैरेलल में कनेक्ट किया था, बराबर है। और फिर हमने एक फॉर्मूला निकाला था, और कल जाते जाते हम लोगों ने उसको पूरा का पूरा ठीक ठाक भी कर लिया था, बराबर है कि नहीं है? है ना? तो फिर वो चीज आई होप सब लोग के दिमाग में क्लियर होगी। ठीक है, अब आज के लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, पर पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लेक्चर का नंबर कैसा, कौन सा है? 1.4 था लास्ट लेक्चर, आज का लेक्चर 1.5 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर 1.5 लेक्चर है। अच्छी तरह से बात को समझेंगे, फटाफट बात को समझेंगे। एक न्यूमेरिकल आप लोग के सामने वहां पे रखा हुआ है, उसको हम पेश करना चाहेंगे आप लोग के लिए। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, यस यस वरदान, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो आप कल बात कर रहे थे, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। A network of register is connected to a 15 volt battery with internal resistance 1 ohm as shown in the circuit diagram. हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल 11.8 11.8 नाम का एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं ये डायग्राम बनाना चाहूंगा। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास एक 15 वोल्ट की बैटरी है, और उन बैटरी का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस है। तो ये बैटरी हो गई 15 वोल्ट, उनका जो खुद का रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम का है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो 4 ओहम का है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है वो 4 ओहम का है, यहाँ वाला रेजिस्टेंस 1 ओहम का है, ये 6 ओहम का है, और ये 6 ओहम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाले पॉइंट का नाम ए है, ये वाले पॉइंट का नाम बी है, ये वाले पॉइंट का नाम सी है, और ये वाले पॉइंट का नाम डी है। ठीक है, सबसे पहला खाली सवाल पढ़ेंगे और क्वेश्चन बंद कर देंगे। पहले वाले सवाल पे फोकस करेंगे, बाद में देखते हैं बाद में क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। पहला वाला सवाल है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें यह बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, आराम से देखना मैं किस तरह से टेक्निक लगाता हूं, मैं क्या लगाता हूं। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन फाइंड करना है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसको नेट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है,
और इसको टोटल रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तीनों में से जो भी बोलो सही है। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब यह होगा कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमें वो बताना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम दो तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। जब भी आप सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn तक जा सकते हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो सकते हैं। या आप जब पैरेलल का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn तक जा सकते हैं। ठीक है, ये जो ज्ञान आपको मैंने दिया, ये ज्ञान 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में सब जगह, 12वीं में भी यूज होगा, सब जगह पे ये ज्ञान आपका यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेना। अब सवाल ये उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, अबे क्या हो रहा है, इसको बार बार क्यों खुल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सीरीज में है कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पैरेलल में। कल के लेक्चर में गला फाड़ फाड़ के इसके बारे में जानकारी दी, घर का एग्जांपल लिया, बताया कि घर में सारी की सारी चीजें कैसे कनेक्टेड है, एक पेज पे लिख के दिया कि अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल में होगा, अगर करंट सेम जा रहा है तो वो सीरीज में होगा। एवरीथिंग आई हैव रिटन इन यस्टरडेज लेक्चर। आज खाली क्या करना है, उसी नॉलेज को अप्लाई करना है, पर आपने टेंशन नहीं लेना है। नॉलेज मैं अप्लाई करूंगा, आपने खाली देखना है और टाइम टू टाइम मुझे रिप्लाई करना है या फिर बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि यहां से एक करंट आई निकलता है, वो करंट आई यहां पहुंचता है, वो करंट आई यहां पहुंचता है। करंट आई यहां पे पहुंचने के बाद सोचता है कि मेरे पास जाने के दो रास्ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे करंट I1 और यहां पे करंट I2 में डिवाइड हो जाएगा। बी पॉइंट पे आने के बाद I1 और I2 दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और टोटल करंट I वापस बन जाएगा। सी पॉइंट पे आने के बाद करंट वापस डिवाइड होने का सोचेगा, तो समझो यहां पे I3 गया, यहां पे I4 गया। डी पॉइंट पे आने के बाद दोनों वापस मिल जाएंगे, करंट I बन जाएंगे और बैटरी से वापस मिल जाएंगे। सिंपल सा करंट बनाया मैंने। ये तो आप भी कर सकते हो, करंट को पानी जैसा सोचने का और वायर को पाइप जैसा सोचने का। जहां मौका दिखा करंट डिवाइड हो जाता है अपने आप, और जहां मौका मिला वापस मिल भी जाता है। सिंपल सी कहानी जो सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे नॉलेज के हिसाब से, जस्ट अ मिनट, हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से अगर करंट डिवाइड हुआ मतलब पैरेलल। सबको पता है ये बात कि करंट अगर डिवाइड हुआ तो पैरेलल में रहेगा। सोच के देखिए, सोच के देखिए कि कौन से दो ऐसे रेजिस्टेंस हैं जहां पे, दो नहीं 4 रेजिस्टेंस है जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है। यहां पे मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में करंट डिवाइड हो रहा है, बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा बिटवीन सी एंड डी। देखा, आसान बात है ये पता लगाना कि करंट कहां पे डिवाइड हो रहा है। ये बहुत आसान बात है। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में करंट डिवाइड हुआ है और सी से लेके डी के बीच में करंट डिवाइड हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ए से बी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब पैरेलल में है, और सी से डी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है सब पैरेलल में है। तो हम इन दोनों को पैरेलल फॉर्मेट में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे पैरेलल बिटवीन ए एंड बी, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे पैरेलल बिटवीन सी एंड डी। कॉमन सेंस वाली बात है। पैरेलल का फॉर्मूला मेरे आंखों के सामने है, हम लोग लगाएंगे 1 अपॉन RP1
विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। आई होप पैरेलल सॉल्व करना सबको आता होगा। 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, ऊपर 2 आएगा, तो आपको 1/RP1 2/4 आएगा। 2 1 जा 2 2 जा, रेसिप्रोकल लेके आपको RP1 का वैल्यू मिला 2। कॉमन सेंस। अब हम पैरेलल लगाएंगे बिटवीन सी एंड डी। अगर आप बिटवीन सी एंड डी पैरेलल लगाते हैं, अगर आप बिटवीन सी एंड डी पैरेलल लगाते हैं, तो सोच के देखिए कि क्या हो रहा है। सी और डी के बीच में कौन से रेजिस्टेंस है? 6 और 6। अगर थोड़ी नॉलेज आपको मिल गई होगी तो 4 और 4 का पैरेलल 2 देता है, तो 6 और 6 का पैरेलल 3 देगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो आप यहां पे क्या करेंगे? 1/RP2, 1/RP2। इन दोनों के पैरेलल को मैंने RP1 लिखा, इन दोनों के पैरेलल को मैंने RP2 लिखा, 1/RP2। ठीक है। और अब क्या करूंगा मैं? इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 पैरेलल लगा रहा हूं। फॉर्मूला आपके सामने 1/R1 प्लस 1/R1। ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 ओहम। ए और बी का पैरेलल सॉल्व हो गया, सी और डी का भी पैरेलल सॉल्व हो गया। इतना सबको समझा? क्या पेज नंबर 1 में जो मैंने किया वो सबको समझा? यस और नो हो जाए, फटाफट रिप्लाई देना आप लोगों ने। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमें करनी है। मोस्टली हमें न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, और न्यूमेरिकल्स में सिर्फ हाँ या ना होता है, खत्म हो जाती है बात। सॉल्व करो 1/6 1/6 सॉल्व करो। 6 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ऊपर कितना आएगा? 2 आएगा। एलसीएम सॉल्व करना आता है? एलसीएम सॉल्व करना आता है क्या सब लोगों को? डू यू नो हाउ टू सॉल्व एलसीएम क्लास? 6 और 1/6 और 1/6 का एलसीएम करो। 1/6 और 1/6 का एलसीएम करो। आएगा बेटा 1/6 1/6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। और ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/RP2। 2 1 जा 2 3 जा। अब रेसिप्रोकल लेना है, अब रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि यहां पे 1/RP2 है और यहां पे 1/3 है। तो आप फिर करेंगे RP2 इज इक्वल टू 3 ओम्स। बराबर बराबर। कल एलसीएम लेने के बारे में भी शायद चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी, पता नहीं। हाँ, जाने दो। डन डन। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, सेकेंड पेज बिल्कुल ध्यान से समझना, और डायग्राम देखना मैं कैसा बना रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल डायग्राम मैं आप लोगों की आंखों के सामने रखता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से चीजें होती हैं। ये साइड में जो आप देख रहे हो ये ओरिजिनल डायग्राम है, ये जो साइड में आप देख रहे हो ये ओरिजिनल डायग्राम। ठीक है, अब हम हमारा अब नया डायग्राम बनाने जा रहे हैं, अच्छी तरह से देखना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। ए पॉइंट बी पॉइंट को ध्यान से देखना है। यहां पे भी आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट दिख रहा होगा। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पहले दो रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, पर हमने उन दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टर उन दोनों के बीच में लगा दिया। किसके बीच में लगाया? ए और बी के बीच में ही लगाया। और इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके आंसर कितना आया था? 2। तो RP2 का वैल्यू यहां पे 2 आएगा। बी और सी के बीच में आपने कुछ नहीं किया अभी तक से, वो वैसा का वैसा ही आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। सी और डी पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टर थे, वो पैरेलल में थे। तो सी और डी पॉइंट के बीच में जब आपने पैरेलल सॉल्व किया तो आपको 3 ओम का आंसर आया था। अभी अभी आंसर आया था, इसको RP2 बोल रहे थे आप। सी और डी के बीच में RP2 आ गया। नोटिस करो,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने का मतलब ये होता है कि आपको टोटल निकालना है। टोटल निकालना मतलब एक एक रेजिस्टेंस आना चाहिए। आपके सर्किट में कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। टोटल 6 रेजिस्टेंस है आपके सर्किट में। पर अभी आपने एक स्टेप करके आपके टोटल रेजिस्टेंस कितने बचे? 1 2 3 4, 6 से 4 बचे। नया सर्किट बनाने से आपको यह समझ में आता है कि सर्किट रेड्यूस हो रहा है, और सर्किट रेड्यूस करते 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 हम लोग एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचेंगे। वो एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। याद रखिए। और एक टिप मैं आपको देता हूं, 99% केसेस में हर दम सबसे पहले पैरेलल वाले लोगों को सॉल्व करने का, सीरीज वाले लोगों को हाथ नहीं लगाने का, सबसे पहले पैरेलल वालों को निपटाने का। आप 99.99% केसेस सीरीज और पैरेलल के सॉल्व कर लो। सबसे पहले अगर आप पैरेलल वालों को निपटा लोगे तो आपका सर्किट इजी दिखने लगेगा। तो मैंने इस वाले पैरेलल को इस वाले पैरेलल को निपटा दिया। कैसे निपटाया और डायग्राम कैसे बनाया आप लोग ने देखा। अब आपने क्या करना है? अब आपने वापस सर्किट में करंट भेजना है। भेजो। ये आपने सर्किट में करंट वापस भेजा। आप अगर कुछ नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा। कैन यू सी इफ करंट इज डिवाइडिंग एनीवेयर? नो, करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आप क्या बोल सकते हो? RP1 कॉमा 1 ओहम कॉमा RP2 कॉमा 1 ओहम आर इन सीरीज। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस अब एक दूसरे के साथ सीरीज में है, और सीरीज को सॉल्व करना तो दुनिया का सबसे आसान काम होता है। आर सीरीज, RP1 कितना है भाई? 2 ओहम, 1 ओहम, 3 ओहम, 1 ओहम, 3 4 5 6 और यहां पे 7। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 7 ओहम पर 8 ओहम मिल रहा है। कौन बोलता है 8 ओहम मिल रहा है? 3 में 2 5 होता है ना, 5 में 1 6 होता है, 6 में 1 7 होता है ना, 7 ओहम्स मिलता है ना, बराबर है। हाँ, पर बिल्कुल ध्यान से बात को समझना है, ठीक है। आप अगर टेक्स्ट बुक का आंसर देखेंगे तो टेक्स्ट बुक वाला सिर्फ और सिर्फ 6 ओम लिखता है। टेक्स्ट बुक का आंसर में 6 ओम लिखता है। क्यों 6 ओम लिखता है मैं आपको बताता हूं। टेक्स्ट बुक वाला इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। टेक्स्ट बुक वाले ने इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है वो सिर्फ ये सर्किट का निकाला है। पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आगे सॉल्विंग में उसने पक्का कहीं पे 6+1 किया होगा। ये देखो, करंट निकालते समय अगले वाले स्टेप में 6+1 किया है। ये देखो, दिख रहा है यहां पे। तो आप टेक्स्ट बुक की, मतलब अगर कोई टेक्स्ट बुक लेके बैठा है तो टेंशन में ना आ जाए, इसलिए मैंने एक चीज बताई। तो आप यहां पे भी डायरेक्टली करिए। आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, आरएस मतलब टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? 7 ओहम। पहला वाला हमारा किस्सा खत्म हो गया। अब आप सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सामने वाले इंसान को सर्किट कैसे दिखाएंगे? आप बनाएंगे एक रेजिस्टेंस इस तरह का, वो 6 ओहम का बनाएंगे। आप यहां पे एक 15 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे, और आप यहां पे 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाएंगे। 6+1 7, हमारा आंसर टोटल रेजिस्टेंस का बिल्कुल सही है। अब आप सर्किट देख रहे हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है। पहले कितना बड़ा सर्किट था, अब सर्किट कितना छोटा हो गया। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग हम लोग ने कैसे निकाला। ये है आपका आरटी यानी कि टोटल। गिव मी यस और नो फॉर दिस। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। एकदम सिंपल था, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीरीज और पैरेलल को समझना है, खत्म हो गई बात। हो जाए हाँ या ना हो जाए? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ओके। अगला पहला वाला डन हो गया, पहला वाला डन हो गया। अगला वाला जो सेकंड पार्ट था उसमें लिखा हुआ है करंट। आरटी मतलब टोटल, आरटी मतलब टोटल, आरटी का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म में आरटी लिखा है।
टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन सब लोग को समझना है, करंट इन ईच रजिस्टर निकालना है। हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है। तो चलो चालू करते हैं, बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे सब लोग इस बात को, एकदम सिंपल चीज है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं सर्किट से निकलने वाला टोटल करंट फाइंड करता हूं। ये टोटल करंट है सर्किट का, आई पहले ये फाइंड करता हूं। मैं लगाता हूं ओम्स लॉ। मैं क्या लगाता हूं? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ निकाल के मैं टोटल करंट फाइंड आउट करने जा रहा हूं। टोटल करंट का मतलब होगा आई, वो होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर आप टोटल करंट सर्किट का फाइंड आउट कर रहे हैं तो टोटल वोल्टेज पुटअप करना पड़ेगा। टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट में, पूरा टोटल वोल्टेज कितना है? अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कितना बोला है डायग्राम में, 1.5 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 15 है। टोटल वोल्टेज सर्किट का कितना है? 15 दिख रहा है यहां पे, ये देखो। टोटल वोल्टेज मतलब सर्किट में लगी हुई बैटरी की हम बात कर रहे हैं, बराबर है, डिवाइडेड बाय टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस कितने का निकाला? 7 का, बराबर है, बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि अगर मुझे सर्किट का टोटल करंट निकालना है, अगर मुझे सर्किट का टोटल करंट निकालना है तो मुझे टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। सो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज सर्किट में 15 सबको दिखाई दे रहा है, टोटल रेजिस्टेंस 7 हमने अभी अभी निकाला था। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 2.1 एम्पियर। 15/7 कितना होता है क्लास? 2.1 एम्पियर होता है। तो मुझे अभी यह पता चला कि इस बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट की वैल्यू कितनी है? 2.1 एम्पियर की है। क्या ये बात आप लोग को भी समझ में आई? मैंने टोटल करंट कैसे निकाला? कम ऑन एवरीबॉडी, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? हाय, कैसे टोटल करंट आया? बोलो यस और नो हो जाए। Everybody has understood how the total current we have found out? बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन भूलना नहीं है, क्वेश्चन भूलना नहीं है। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि हर एक रजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है। क्वेश्चन एक्चुअली पूछता है हर एक रजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, बिना सॉल्व किए हम लोग ये बता सकते हैं। करंट यहां पहुंचेगा 2.1 एम्पियर का। जब करंट ए पॉइंट पे पहुंचेगा, जब करंट ए पॉइंट पे पहुंचेगा, कॉमन सेंस वाली बात है कि करंट को दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, बराबर है, जाने के लिए करंट को दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों रास्ते पे जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, दोनों रास्ते पे सेम वैल्यू ऑफ रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है। उधर भी 4 ओम है, इधर भी 4 ओम है, दोनों रास्ते में 4 ओम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर बिटवीन ए एंड बी वी हैव टू रेजिस्टेंस ऑफ सेम वैल्यू, अगर आपके पास ए और बी के बीच में दो ऐसे रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, टू पैरेलल रेजिस्टेंस लिख देते हैं, टू पैरेलल रेजिस्टेंस ए ऑफ सेम वैल्यू, देन द टोटल करंट will divide equally between them। ये वाली चीज हर दम के लिए याद रखनी है आप लोगों ने। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? करंट यहां पे दो भाग में डिवाइड होगा, ये हर किसी को समझ में आ रहा है, ये हर किसी को समझ में आ रहा है। परंतु क्या आपने नोटिस किया, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 4 ओम के और 4 ओम के, उन दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब करंट जो है वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, मतलब 2.1 आधा करना पड़ेगा। हाउ मच विल बी आधा ऑफ 2.1 क्लास?
2.1 का आधा कितना आएगा? इसका मतलब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो करंट एग्जैक्टली दोनों में आधा आधा हो जाएगा। लेट्स चेक द टेक्स्ट बुक का आंसर। आप देख सकते हैं 1.05 एम्पियर इज द आंसर। मैच हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। पर क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? मैंने क्या कंसेप्ट लगाया यहां पे? पक्का क्लियर है सब लोग के दिमाग में? 4 ओम और 4 ओम से 1.05 एम्पियर, 2.1 का आधा आधा क्यों गया वो मैंने यहां पे लिख दिया। आई होप ये सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आप मुझे बताएंगे 1 एम्पियर वाले, 1 ओहम वाले रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे। कम ऑन, आप लोग मुझे बताओगे ये 1 ओहम वाले रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, ये आप लोग की जिम्मेदारी। बताओ, चलो हेल्प मी आउट। टेल मी हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू 1 ओहम वाला रेजिस्टेंस। बताओ, करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओहम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब लोग का आंसर बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक सब लोग को बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा है। क्या आपने गेस किया कि ये करंट जो यहां से 2.1 आ रहा था, भले ही वो यहां पे जाके दो भाग में डिवाइड हो गया इक्वली, पर वापस बी पॉइंट पे आके वो मिल जाएगा और ए बी से लेके सी तक 2.1 ही फ्लो होने वाला है। बहुत ही बढ़िया क्लास। अगला, करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम 6 ओम। बताओ, दोनों 6 ओम के रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो होगा? कम ऑन, अभी सिखाया मैंने अभी सिखाया तुम लोग को कि अगर दो लोग पैरेलल में हैं और उन दोनों की वैल्यू सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होता है। करंट इक्वली डिवाइड होता है। तो करंट यहां पे जाएगा 1.05 एम्पियर, करंट यहां पे जाएगा 1.05 एम्पियर। खत्म हो गई बात। सेकंड वाला चीज भी हमने सॉल्व कर दिया। करंट इन ईच रजिस्टर 4 एम्पियर और ये 4 ओम और ये 4 ओम से 1.05 का करंट फ्लो करेगा। हमने ये आंसर भी फाइंड आउट कर दिया। यहां पे 2.1 फ्लो करेगा और यहां पे 1.05 फ्लो करेगा। काम खत्म हो गया। अब एक सवाल उठता है, सवाल क्या उठता है कि सर यहां तो हम लोग लकी थे ना कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम थी। यहां पे भी सर हम लोग लकी थे कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम थी। तो सर आपने तो सिखा दिया कि जितना भी टोटल करंट होगा उसको दो भाग में इक्वली डिवाइड कर देने का और दोनों में सेम सेम करंट फ्लो करेगा। पर सर अगर अगर ऐसा हुआ कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओहम होती और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओहम होती, तो फिर हम क्या करते? तब तो हमारा ये टेक्निक फेल हो जाएगा। बराबर है ना? ये टेक्निक कब काम करता है? जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और दोनों की वैल्यू सेम हो, तब ये टेक्निक काम करता है। पर अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और दोनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, जैसे मैंने लिया यहां पे 6 ओम है और यहां पे 4 ओम है, अलग अलग वैल्यू है कि नहीं, तो क्या करोगे? तब तो लफड़ा हो जाएगा। इस चीज को सॉल्व करने के लिए टेक्निक यूज करना पड़ता है जिसको बोला जाता है सीडीआर। सीडीआर का नाम है करंट डिवीजन रूल। पर ये मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि फिलहाल आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। आपको इतने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि जिसमें दो अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे। पर कभी ना कभी अगर मैं संडे या कभी एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेता हूं तो उसमें मैं आपको ये सीडीआर वाली टेक्निक सिखाऊंगा, क्योंकि ये सीडीआर वाली टेक्निक एंट्रेंस में यूज हो सकती है। आपके बोर्ड लेवल पे तो आपको ये सिंपल सिंपल चीजें ही आएंगे, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल में दो अलग अलग रेजिस्टेंस रहेंगे तो फिर कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सीडीआर का फुल फॉर्म है करंट डिवीजन रूल। सीडीआर का फुल फॉर्म है करंट डिवीजन रूल। पक्का सिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी हम हमारे सिलेबस को स्टिक होते हैं, पर एक आधा कभी एक्स्ट्रा लूंगा तब पक्का आपको ये चीज सिखाऊंगा। ठीक है, बाद में अगला चीज जरा चेक कर लेते हैं। लास्ट, चलो एक काम करते हैं, सिर्फ इतना ही रखते हैं ये न्यूमेरिकल को। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप वाला जो न्यूमेरिकल है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप वाली चीज है, मैं ये आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है, क्यों होमवर्क देता हूं मैं आपको वो भी बताता हूं। मैं क्यों इसको होमवर्क दे रहा हूं मैं वो भी बताता हूं।
मैंने तकरीबन 2 लेक्चर स्पेंड किए हैं ये समझाने में कि ईएमएफ क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है, अगर आपको याद होगा। ठीक है, अगर आपको इन 2 लेक्चर का पूरा चीज अच्छी तरह से समझा है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। यू हैव टू गिव इट अ ट्राई, और मैं लिख के देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, भले ही सोल्यूशन देख के ट्राई करो, आई डोंट केयर, अगर आप इसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं है, आप सोल्यूशन देख के भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप खुद से एक बार दिमाग लगाओगे बहुत ही मजा आएगा। बोलो, करोगे? खुद से करोगे ये चीज? एक बार पढ़ो, खुद से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, वोल्टेज ड्रॉप देखो, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ देखो। सिंपल सी बताता हूं, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है, बी और सी के बीच में कितना वोल्टेज है, और सी और डी के बीच में कितना वोल्टेज है, ये पता करने के लिए बोलता है। ठीक है, हाँ, एक और हिंट देके रखता हूं, कल के लेक्चर में जब मैंने सीरीज सर्किट बनाया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हर 2 सीरीज के बीच में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो इन लोगों के बीच में वोल्टेज अलग होगा, इन लोग के बीच में वोल्टेज अलग होगा, इन लोग के बीच में वोल्टेज अलग होगा। ये मैंने कल बताया, थोड़ा ट्राई कीजिए, मजा आएगा, आप लोग को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, करेंगे ट्राई। सर फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर ही होता है। हाँ, फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर ही लगेगा, फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर ही लगेगा, एक एक लाइन का है। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, बस 3 बार लगाना है V इज इक्वल टू आई आर, आंसर आ जाएगा। 3 बार खाली V इज इक्वल टू आई आर लगाना है, आंसर आ जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करें। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं क्लास, एंड आज के लेक्चर में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आपका चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, एंड कुछ और न्यूमेरिकल्स अगर हो सकते हैं तो वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है, वो वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग को सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, पहला जो न्यूमेरिकल आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं थोड़ा और इसको जूम इन कर देता हूं आप लोग के लिए। पहला जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसलिए ये न्यूमेरिकल हमारे लिए नहीं है क्योंकि रेजिस्टिविटी टॉपिक हमारे पास है ही नहीं। ठीक है ना, एंड देन अ बैटरी ऑफ लॉन्ग यूज ऑफ ईएमएफ 24, ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, आप लोग लिख के रखना चालू कर दीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, वो क्वेश्चंस हम लोग लिख के रखेंगे, तो आप फिर वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमें करना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन हमें करना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी का टॉपिक भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमें नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन भी नहीं करना है। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली होमवर्क ही दूंगा, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया एग्जैक्टली उसका सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एग्जैक्टली सेम है, सिक्स्थ भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, अगर आपको याद आएगा तो। एट्थ क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी है, हमें नहीं करना है। नाइन्थ में कलर कोडिंग है, हमें ये भी नहीं करना है। उसके बाद 10th वाले में भी कलर कोडिंग है, नहीं है, सिलेबस में स्किप्ड है। ठीक है, यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है, और यहाँ पे हीटिंग की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं करना। तो अभी तक से मैंने जितने बोले हमें उतने न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे, सो इस वाले साइड में, राइट हैंड साइड में अगर आप नोटिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेवेंथ न्यूमेरिकल हमें करना था। राइट हैंड साइड में, सेवेंथ न्यूमेरिकल हमने कर लिया है। उसके बाद हम लोग को ये सब नहीं करने हैं, तो ये सब हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस आपका स्किप हुआ है उस सिलेबस के न्यूमेरिकल से पढ़ाया नहीं गया है, तो करना भी नहीं है। ठीक है, तो ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द न्यूमेरिकल्स। राइट हैंड साइड हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर दिए हैं। ठीक है, लेफ्ट 1 किलो 1000 ओम्स होता है क्रिश। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमेरिकल्स। लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल, हम लोग एक ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई विद द सेकंड न्यूमेरिकल, हम लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सर एग्जाम में सर्किट बनाना पड़ेगा क्या? सूरज, कैसा है कि आप सर्किट बनाओगे तो बहुत ही बेहतर है,
फिर टीचर को ऐसा लगता है कि आपके पास नॉलेज है, और आपको भी सर्किट बनाने के बाद हेल्प मिलती है सॉल्व करने के लिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि सर्किट बनाने का कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं तो, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछिए, मैं तो बनाता हूं, सर्किट में बनाता हूं, अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अ बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग यूज हैज एन EMF of 24 volts and internal resistance 380 ohm। ठीक है, EMF आपको दिया हुआ है 24 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 380 ओहम का। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ किया जा सकता है वो हमें निकालना है। मैं आप लोगों को देता हूं 2 मिनट का टाइम, गिव इट अ ट्राई, देखते हैं आंसर आप निकाल पाते हो कि नहीं। करोगे, करोगे, ट्राई करोगे कि मैं इस फटाफट सॉल्व करके निपटाऊं, कि आप भी थोड़ी मेहनत करना चाहोगे? बोलो, करोगे सॉल्व? गिव मी यस और नो। ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट पूछता है, क्या करना चाहिए आप लोग खुद ही सोचो। आई गिव यू 2 मिनट, पहले मुझे यस और नो बोलो। करोगे ट्राई, वरना मैं करके निपटा देता हूं। अगर आपको नहीं करना है तो सीधा सीधा बोल दो, पर मेरा सजेशन रहेगा आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। सारे न्यूमेरिकल अगर मैं ही सॉल्व करूंगा तो आपको क्या मिल रहा है? फिर मेरे को देख के सॉल्व करते हुए देख के आपका कुछ तो हो नहीं रहा है। कम ऑन, यू शुड ट्राई। चलिए चलिए चलिए, गिव मी यस और नो एवरीबॉडी, फटाफट हाया ना बोलिए, 2 मिनट का वक्त दूंगा आपको, इसमें दिमाग लगाना है। चलो चलो चलो, करो करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कोई है तो मुझे फॉर्मूला बता सकता है? सूरज, फॉर्मूला आपको ही यूज करना पड़ेगा बेटा, अगर मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा तो फिर कैसे चलेगा? सिंपल है एकदम, दिमाग लगाओ, एकदम सिंपल है। कोई मुझे, जिसको अगर फॉर्मूला क्लिक हो गया होगा और उसका आंसर भी आ गया होगा, तो मुझे वो फॉर्मूला भी बता सकता है। कम ऑन, यस रितेश, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लगाइए लगाइए, देखते हैं। सिंपल, एक लाइन का है यार। अगर कुछ तड़कता भड़कता होता तो मैं आपको क्यों देता? आपको दिया है मतलब सिंपल है ना, आपको दिया है मतलब सिंपल है, टेंशन नहीं लेना, सिंपल है, एकदम सिंपल है। लगाओ लगाओ लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। आंसर आंसर आपके सामने है राहुल, आंसर आपके सामने है। 0.063 एम्पियर्स आपका आंसर है। क्रिश लगाओ, आपको खुद समझेगा। अभिषेक रोकड़े, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? यस, अभिषेक रोकड़े, कौन सा फॉर्मूला लगाया? फिजा, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस अभिषेक, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आ गया, सबका आंसर आ गया। देखा देखा, अगर आप डर रहे थे, आपको लग रहा था यार क्वेश्चन ऐसे कैसे बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है ना, तो फिर टेंशन है ना। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने सिंपल सी सॉल्व कर दिया होगा। सिंपल से आपको पता है करंट निकालना है तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस कर दो, बराबर है। करंट निकालना है तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस कर दो, तो आपको आएगा 24/380। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको 0.06 जो टेक्स्ट बुक का आंसर है वो तो आ ही जाएगा। एक लाइन का था, हो गया डन, सिंपल एकदम। बोलो सब लोग, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं किया। ओम्स लॉ, बेसिक ओम्स लॉ लगाया। उसने हम लोग को ईएमएफ दिया हुआ था, उसने हम लोग को रेजिस्टेंस दिया हुआ था, करंट पूछा था, क्या करना है उसमें, सिंपल से लगा दिया, खत्म कर दिया। क्लियर है, डन है, आ रही है सबको बात समझ में? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। हुआ सॉल्व, सबसे सॉल्व हुआ, आगे बढ़ू क्या? सब लोग से सॉल्व हुआ, सिंपल एकदम, आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। थर्ड वन जरा सॉल्व करके देखते हैं कि थर्ड वन में हमसे वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पेज चेंज करते हैं, ये होगा हमारा पेज नंबर 4, और अब जो हम पेज देख रहे हैं वो होगा पेज नंबर 5। ठीक है आयुष, करेक्ट है आपका, वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 5 पे जा रहे हैं और न्यूमेरिकल नंबर थर्ड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट्स। ठीक है, एक बैटरी है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एक बैटरी है,
उसका ईएमएफ 12 वोल्ट का है, ठीक है, और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओहम का है, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। तो और एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है पर उसकी वैल्यू हमें बताई नहीं है, ठीक है। इफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो 0.5 एम्पियर है। सबसे पहली क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, दूसरा बोलता है कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। दो सवाल हमसे पूछता है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास ये एक रजिस्टर है, ये आपका ईएमएफ है, ये आपके पास और एक रजिस्टर है स्मॉल आर, ठीक है। सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम मैंने आई ले लिया है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, ईएमएफ की वैल्यू हमें गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें गिवन है, ठीक है। नाउ सिंपल, पहला केस क्या है, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, अगर आप कल परसों का लेक्चर याद करेंगे तो एक फॉर्मूला सिखाया आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, अगर आपको याद आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला कल के लेक्चर में सिखाया था, आई इज एक्चुअली ई अपॉन आर प्लस आर, और ये फॉर्मूला आपने अभी भी लगाया, ये देखो ई बाय आर। बस यहां पे अगर एक और रजिस्टर होता, यहां पे अगर एक और रजिस्टर होता तो आप ई अपॉन आर प्लस आर कर देते, बराबर है कि नहीं। तो यहां पे सर्किट में दो रजिस्टर है, आपने लगा दिया अपना बेसिक फॉर्मूला, कल के लेक्चर में सिखाया था, अगर आपको याद आएगा तो, बराबर है कि नहीं। बस इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस आर प्लस आर को वो तरफ लेके जाओ और आई को नीचे लेके आओ। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आर प्लस आर इज ई बाय आई, हो गया। अब आपको कैपिटल आर की जरूरत है, तो इस छोटे आर को वो तरफ लेके जाओ, तो आप क्या करोगे, ई बाय आई माइनस आर, ठीक है। राहुल, रजिस्टर इज अ डिवाइस, रेजिस्टेंस इज अ फिनोमेना, ठीक है। रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर इज अ डिवाइस एंड रजिस्टर रेजिस्टेंस वो काम है जो रजिस्टर करता है। इसे लिखा गया है कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ठीक है। सो क्लास, क्या आप इसमें सब कुछ पुटअप करके मुझे आंसर बता सकते हैं, सिंपल है, 12 बाय 0.5 माइनस 3, फाइनल आंसर आएगा 21 ओहम, एकदम सिंपल। डन है, डन है। पायल 3 ओम कैसे आंसर आया आपका, फॉर्मूला क्या है, आप क्या लगा रहे हो, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। क्लियर है क्या, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस थिंग, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस थिंग। अरे सिंपल है ना यार, 12 बाय 0.5 कितना होता है, हाउ मच इज 12 बाय 0.5, 12 बाय 0.5 इज 24 ना, 12 बाय 0.5 इज 24, 24 में से 3 जाएगा 21 बचेगा ना, कॉमन सेंस चल रहा है। कुछ नहीं है, तड़कता भड़कता कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल कर रहे हैं बस, नॉर्मल कैलकुलेशन, अभी तक से जितनी नॉलेज लगाई लगा रहे, बस खत्म, मजा नहीं लाइफ। सेकेंड, बी पार्ट पढ़ो, बी पार्ट क्या बोलता है, बी पार्ट क्या बोलता है, बी पार्ट बोलता है कि, एक मिनट दीक्षा, हाँ ये लो दीक्षा, हाँ, कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। वोल्टेज, वोल्टेज बताने की बात करता है, किसकी बात करता है, वोल्टेज बताने की बात करता है। क्या मैंने तुम्हें कभी वोल्टेज निकालना सिखाया है, क्या हमने कभी लड़ाई झगड़ा किया है, क्या हमने ये बात समझी है कि हम लोगों को ये बात भी समझनी थी कि जितना ईएमएफ होता है उतना ही वोल्टेज सप्लाई नहीं होता है, क्या इस बात को समझने के लिए हमने 2 लेक्चर का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर वो टर्मिनल वोल्टेज बोलता है, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है कि बैटरी है 12 वोल्ट की, पर तुम ये बताओगे कि बैटरी कितना वोल्टेज सप्लाई करेगी। कम ऑन है यार, कम ऑन है यार, इतना इसका जवाब तो तुम्हें मुझे खुद देना चाहिए, इसका जवाब तो तुम्हें मुझे खुद ही देना चाहिए। कम ऑन है यार, कम ऑन है, बताओ कितना देगी बैटरी, कम ऑन। फॉर्मूला याद आया,
किसी को फॉर्मूला याद आया? V इज इक्वल टू कम ऑन EMF माइनस IR। याद आया? कल के लेक्चर में पढ़ाया था, याद आया? V इज इक्वल टू EMF में से माइनस IR करना चाहिए। किसी को याद आया क्या? किसी को याद आया क्या? पक्का याद आया? याद है कल के लेक्चर में बोला था 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट का नुकसान 8 वोल्ट मिलता है। कल के लेक्चर में हुआ है। अगर आपने रिवाइज किया है तो आपको मेरी बातें जल्दी समझ में आएंगी। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लेक्चर में आते हैं, तो आपको डिफिकल्ट होगा समझना। V निकालने में इंटरेस्ट है, ये है 12 माइनस नहीं, सॉरी इंटू नहीं, माइनस आएगा। करंट कितना है? 0.5 है। 0.5 को आप हाफ लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस आपका 3 है, तो वोल्टेज होगा 12 माइनस 3/2 इज 1.5। वोल्टेज आएगा 10.5 वोल्ट्स। मतलब एक्चुअल में बैटरी 12 वोल्ट की है, पर बैटरी सिर्फ 10.5 वोल्ट्स को सप्लाई करती है। कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा? कंसेप्ट अगर क्लियर है, बस खत्म है कहानी। न्यूमेरिकल ऐसे समझता है। अब तुम्हें समझा ना? 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट का सप्लाई कर रही है। तुम जानते हो ना कि 12 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट क्यों सप्लाई कर रही है? इंटरनल रेजिस्टेंस से लड़ाई झगड़ा करने में अपनी वाट लग गई थी। अपना किस्सा विस्सा तुम लोग को सब कुछ पता है, तुम लोग को फॉर्मूला पता है, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, एकदम मजा नहीं लाइफ हो रही है। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? यस यस दीक्षा, यू कैन डू इट बाय दैट आल्सो। बट क्योंकि हमने इस अंदाज में याद रखा, इसलिए मैं ऐसे फॉर्मूले से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वी हैव डन द थर्ड क्वेश्चन। वी हैव डन द थर्ड क्वेश्चन। वरदान वो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी जो भी छूटा है वो मैं बताऊं आपको। बट कैसा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी समझाने के लिए मेरे को अराउंड मुझे वो टॉपिक समझाने के लिए मुझे मिनिमम 2 घंटा चाहिए। और वो इतना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक और अच्छे अच्छे टॉपिक उन लोग ने छोड़ दिए जो आपके एंट्रेंस में आ सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसा टॉपिक तो एंट्रेंस में आने वाला है। एक फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो तो आता ही है कि नहीं? तो विल डू समथिंग। अगर एंट्रेंस कभी मैं तुम लोग का लेना चालू करूंगा तो मैं पक्का इन सब टॉपिक जो भी छूटे हैं वो पक्का तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसका तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है ना? पर फिलहाल अभी कैसा है, हम लोग को हमारे सिलेबस को स्टिक करना है। अगर हम थोड़ा भी इधर उधर चले जाएंगे, है ना, तो सिलेबस कंप्लीट होने के अपने वांदे हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? तो हम लोग थोड़ा एक बार पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना? फिर अगर आप मेरे से एंट्रेंस पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो फिर मैं आपको एंट्रेंस पढ़ाते समय भी मैं आपको जो भी पोर्शन हमारा छूटा है या फिर जो भी जैसे भी एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं सब कुछ करवाऊंगा। ठीक है? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? अभी मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, आप लोग को मेरा मोटिव समझ में आ रहा है क्या? अभी अभी क्या है, अभी अपन अगर थोड़ा भी कहीं और डायरेक्शन में चले जाएंगे तो शायद फिर पोर्शन को इफेक्ट हो जाएगा। है ना? करेंगे करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल कितने सिंपल है। न्यूमेरिकल कितने सिंपल है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक आधा तो फॉर्मूला लगा हुआ है और बात खत्म हो रही है। ठीक है? अब सिर्फ हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स बचते हैं। एक है हमारा 5वां न्यूमेरिकल और एक हमारा 6th वाला न्यूमेरिकल। 5वां न्यूमेरिकल और 6th वाला न्यूमेरिकल एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के भाई हैं। एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के भाई हैं। शिफा इज आस्किंग, सर रेड्यूस सिलेबस की वजह से 12th बोर्ड में प्रॉब्लम आएगी क्या? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो रेड्यूस सिलेबस बनाया है वो 11th और 12th दोनों को दिमाग में रख के बनाया है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है? बट हो सकता है कि कोई ना कोई कंसेप्ट ऐसा लगे जो 11th में हो, जो 12th में लग जाए और आपको वो चीज क्लिक हो जाए कि यार मुझे नहीं आता। हो सकता है एक आधा कंसेप्ट, बट मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट ऐसा रेड्यूस सिलेबस किया गया है कि 11 12 दोनों को ध्यान में रख के ही किया गया। ठीक है ना? बट अगर आप देखेंगे 12th में भी बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है और 11th में भी बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो अगर आप जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने रिड्यूस सिलेबस तो करना ही है, क्योंकि जेई वगैरह, नीट वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र सीईटी देने की तैयारी कर रहे हैं जो वन ऑफ द बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही सिंपल होता है, बस स्पीड चाहिए होती है। आपको तकरीबन एमएसटी सीईटी में 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतनी स्पीड आपके पास होनी चाहिए। 1 मिनट में एक क्वेश्चन। इफ यू हैव सीन अ मूवी कॉल्ड एज सुपर 30, हैव यू सीन अ मूवी कॉल्ड एज सुपर 30 एवरीबॉडी? सुपर 30 मूवी कितने लोगों ने देखी है? देखिए, सब लोगों ने सुपर 30 मूवी देखी है। उस मूवी में एक सीन है, अगर आप आखिर आखिर में जाओगे
तो उस मूवी में एक सीन है, जिस सीन में उन लोग एक प्रोजेक्टर बनाते हैं, देखा आप लोगों ने? दे मेक अ प्रोजेक्टर विद द हेल्प ऑफ अ लैम्प एंड दे हैव ओनली वन बुक, एक्चुअली दे हैव ओनली वन बुक, है ना, दे हैव ओनली वन बुक। तो फिर उनको एक प्रोजेक्टर बनाते, आपने देखा है वो प्रोजेक्टर बनाने के बाद वो लड़की क्या बोलती है पता है? 10 सेकंड एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर वो डायलॉग आप ध्यान से सुनोगे ना, जब वो प्रोजेक्टर बनाते हैं और सब लोग एक साथ पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो जरा देखिए वो कितने जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट पेज चेंज करते हैं। आपको देखना पड़ेगा कितने जल्दी जल्दी पेज चेंज करते हैं। 10 सेकंड एक क्वेश्चन, धड़ाक पेज चेंज, 10 सेकंड एक क्वेश्चन, धड़ाक से पेज चेंज करते हैं। ये स्पीड होती है 10 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इमेजिन करो कि आपकी पढ़ने की स्पीड, क्वेश्चन की अंडरस्टैंड करने की स्पीड और आंसर लाने की स्पीड क्या होनी चाहिए, और आपकी टेक्निक कितनी खतरनाक होनी चाहिए। एमएसटी सीटी में आपको बता देता हूं, आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप एमएसटी सीटी क्लियर करना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र का कोई भी टॉप कॉलेज इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए आपको मिल सकता है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड, और सारे के सारे फॉर्मूलाज अगर आपको रट्टा है तो एमएसटी सीटी आप कर सकते हो। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो फिर कोई शॉर्टकट नहीं है, जेई में डीप पूरा जाना पड़ेगा, जेई में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सब कुछ क्लियर होने चाहिए। नीट में एनसीईआरटी जैसी चीज पूरी रट्टा होनी चाहिए आपको। एनसीईआरटी नाम की जो चीज है नीट के लिए पूरी रट्टा होनी चाहिए। नीट इतना भी टफ नहीं है, मतलब जेई के रिस्पेक्ट में नीट थोड़ा आसान पड़ जाता है, बट जेई थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, 91 परसेंटाइल आया होगा शिफा, 91 परसेंटाइल आया होगा राइट सीईटी में। वो क्या कर रही है अभी, इंजीनियरिंग कर रही है कि क्या क्या लिया है? 91 परसेंटाइल। कुछ इजी नहीं है, कोई एग्जाम इजी नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कुछ भी चीज इजी नहीं है। एनडीए एप्टीट्यूड पढ़ना चालू कर दो, एप्टीट्यूड और मैथ्स। एनडीए के पेपर में एप्टीट्यूड और मैथ्स बहुत भर भर के आता है। इंग्लिश पे ध्यान देना चालू कर दो, करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दो। एनडीए के पेपर में सब कुछ आता है, मैथ्स आता है, इंजीनियरिंग आता है, और फिर करंट अफेयर्स आता है, सब कुछ आता है एनडीए के पेपर में। बात करेंगे, कभी ना कभी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत डिफरेंस है, अभी फिलहाल बात करेंगे उस बारे में। डाइवर्ट नहीं होते हैं। फिलहाल हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, निपटा लेते हैं, ठीक है। बहुत डिफरेंस है परसेंटाइल और परसेंटेज में, बहुत डिफरेंस है। और अगर आप कुछ भी और कर सकते हो यार, लाइफ में बहुत कुछ है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए कौन सा बेस्ट है? इंजीनियरिंग के लिए आप एमएसटी सीटी दीजिए, आप जेई दीजिए। इंजीनियरिंग के लिए एमएसटी सीटी के थ्रू आप महाराष्ट्र का कोई भी कॉलेज उठा सकते हैं, आप जेई से भी उठा सकते हैं। चलो 5th क्वेश्चन पे आते हैं, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। 3 resistors 10 ohms 20 ohms and 30 ohms are connected in series combination। एकदम सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, इजीली हमारे से हो जाएगा। एक रजिस्टर में ले रहा हूं यहां पे, मैं और एक रजिस्टर ले रहा हूं यहां पे, ये रजिस्टर 10 ओहम का है, ये रजिस्टर 20 ओहम का है, ये रजिस्टर 30 ओहम का है। ये तीनों रजिस्टर्स किससे कनेक्ट किए गए? सीरीज में कनेक्ट किए गए। When this series combination is connected to 12 वोल्ट सप्लाई, तो ये भी हम बना ही लेते हैं कि यहां पे हम एक 12 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन सब लोग को ध्यान से पढ़ना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोग का इंतजार है, फटाफट आंसर बताओ, क्या आएगा टोटल? सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद टोटल कितना आएगा? जल्दी बताओ। आर इक्विवेलेंट यानी कि सीरीज करने के बाद आंसर कितना आएगा? आप जानते हैं सीरीज करने के बाद आंसर कितना आएगा? 10 + 20 + 30 बराबर है 60 ओहम। आपका आंसर खत्म, पहला क्वेश्चन सॉल्व। आपने कैसे पता लगाया ये तीनों सीरीज में है? आपको मेरा टेक्निक याद है ना? आप लोगों ने कैसे पता लगाया कि आपके सीरीज में? आपको टेक्निक याद है ना? टेक्निक क्या है? यहां से करंट जाएगा और आपने
इन तीनों रेजिस्टेंस में से देखा कि सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए ये लोग सीरीज में है। ठीक है सर, अगर हम मन ला के 11th-12th का बोर्ड पढ़ाई करें तो सीईटी क्लियर कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप 11th और 12th का बोर्ड्स भी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके पास ये नहीं आएगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, सीईटी में स्पीड इंपॉर्टेंट है, स्पीड। ठीक है, सीईटी में स्पीड इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जस्ट इमेजिन कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप 11th-12th अच्छे से करते हैं, स्पीड में बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बनाते हैं, और अगर आप फॉर्मूला अच्छे से पढ़ते हैं, कंसेप्ट्स को इजीली देखते हैं, तो फिर एमएसटी सीटी आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए, एमएसटी सीटी एग्जाम क्लियर करने के लिए स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं ये सब बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग अभी अपना इसमें जाते हैं। आई नो यू पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दोस थिंग्स बिकॉज आई नो यू माइट हैव थॉट ऑफ समथिंग लाइक आप एमएसटी सीटी देंगे या आप जेई देंगे या आप नीट देंगे। आपने कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग में, आपने कुछ ना कुछ तो रखा होगा। मैं जानता हूं आपने कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग में रखा होगा, बट उस चीज को करने के लिए मुझे आपको टाइम देने की जरूरत है और आपको मुझे टाइम देने की जरूरत है ना। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग की मदद फिजिक्स में मेरी तरफ से कर सकता हूं। ठीक है ना, फिजिक्स में मेरी तरफ से आप लोग की मदद कर सकता हूं। ठीक है ना, मैथ्स में हमारे पास सुरेंद्र सर है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपका है तो वो आप लोगों को खुद को देखना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं फिजिक्स में अगर एंट्रेंस होगा तो मैं श्योरली टाइम निकालूंगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल टेंशन मत लो उस चीज का। ठीक है ना, जो भी मेरा रेगुलर शेड्यूल है, जितना भी मेरा शेड्यूल बिजी है, मैं उस बिजी शेड्यूल्स में से थोड़ा बहुत टाइम आप लोग के लिए निकालूंगा एंड आई विल श्योरली टीच यू द एंट्रेंस पार्ट, ताकि आप लोग के पास भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है जब आप एग्जाम देने के लिए क्वेश्चन कर जाते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये वाले न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। When this series combination is connected to a 12-volt battery, by neglecting the value of internal resistance, obtain the potential difference across each resistor. हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब वोल्टेज निकालने का क्या फंडामेंटल है? वोल्टेज निकालने का फंडामेंटल समझो, अगर हमको इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, उसको मैंने V1 मान लिया है, तो V1 कैसे निकालोगे आप? उस वाले रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय वो रजिस्टर। सिंपल सी बात है। इस रजिस्टर, जैसे मैंने बोला था आपको, कल मैंने लेक्चर में लिख के दिया था कि सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है बट सीरीज में वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। ये बात आप लोग को याद होगी। ठीक है ना, तो अगर मुझे V1 निकालना है, सिर्फ और सिर्फ V1 निकालना है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ V1 निकालना है तो मैं V1 कैसे निकालूंगा? अब आप देख सकते हैं हमारे एक सहपाठी मस्त सो रहे हैं। प्रिंस यादव, सो जाइए अच्छे से, थैंक यू सो मच। चलिए, उनको अपने लेक्चर से निकाल दिया, बढ़िया। अब हम यहाँ पे बात, अब तुम समझ रहे हो, तुम मेरी भावनाओं को समझ रहे हो क्या? इमेजिन करो, हम लोग इतना जी जान से तुम लोग के लिए ये सब चीज कर रहे हैं, और जब मुझे कोई बच्चा सोते हुए दिखता है, गलती से उसका वीडियो ऑन हो जाता है और वो सोते हुए दिखता है, तो इमेजिन करो कितना बुरा लगता होगा। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि आपके लिए इतना कुछ किया जा रहा है और फिर भी बच्चा को ये, इतना भी उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उठ के अच्छे से बैठ के पढ़े, क्योंकि कल को उसका ही भला होने वाला है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग पैसे ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ भी नहीं चालू है, आपके लिए जी जान से पढ़ा रहे हैं। आपने खाली सुबह उठना है और ध्यान देना है, फिर भी मुझे बहुत सारे बच्चे लोग सोते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूं कि आई कैन जस्ट रिमूव यू फ्रॉम द लेक्चर, बिकॉज आप सो के आप इस लेक्चर की इंटीग्रिटी को खराब कर रहे हैं और आप हमारे मिशन को भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो भी बंदा सोते हुए दिख जाएगा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको सीधा लेक्चर से निकाल दूंगा, मैं सीधा आपको लेक्चर से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, आपको बुरा लग सकता है, यू कैन फील बैड अबाउट इट, बट आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, एंड आई थिंक सब लोग जो मेरी बात से एग्री करेंगे, जो भी लोग नहीं सो रहे हैं और जो भी लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं, वो एग्री कर रहे होंगे कि जो लोग सच में इंटरेस्टेड है उन्हीं लोगों को यहाँ पे बैठने का अधिकार है। आप सो रहे हो, आप मजे में अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो आपको यहाँ पे बैठने का अधिकार नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए, पहले वाला चीज हमको कैलकुलेट करना है
V1 क्या है? V1 इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। तो आप V1 कैसे निकालेंगे? इस रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट हमने निकाला ही नहीं, इस रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट हमने निकाला नहीं। पहले करंट निकाल लेते हैं, पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट क्या होगा? टोटल करंट होगा। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा? सर्किट का टोटल करंट। अगर आप नोटिस करेंगे, जो करंट बैटरी से निकल रहा है वही करंट सब में से पास हो रहा है। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है 12, टोटल रेजिस्टेंस है 60। 12/60 कितना होता है क्लास? कम ऑन एवरीबॉडी, हाउ मच इज 12/60? कोई मुझे बताएगा टोटल करंट कितना आएगा? 12/60। कम ऑन एवरीबॉडी, हाउ मच इज 12/60? 0.2। कैन आई राइट 0.2? 1/5 0.2 एम्पियर्स चलेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इस 10 ओम से फ्लो होने वाला करंट 0.2 एम्पियर है। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय वो खुद के रजिस्टर की वैल्यू 10। तो पहला वाला आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट्स। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे वाले रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? बी पार्ट, ठीक है, ये है बी पार्ट। तो दूसरे वाले रजिस्टर का V2 वोल्टेज ले लिया हम लोगों ने, उससे फ्लो होने वाला करंट I और उसका रेजिस्टेंस R2। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.2। उसके खुद का रेजिस्टेंस कितना है? 20। आंसर कितना आएगा? 4 वोल्ट्स। बी पार्ट का तीसरा पार्ट जा रहा है। अब ये वाले रेजिस्टेंस से वोल्टेज निकालना है, उससे फ्लो होने वाला करंट और उसका खुद का रेजिस्टेंस। फ्लो होने वाला करंट 0.2 और खुद का रेजिस्टेंस 30। 3 2 6, 6 वोल्ट। अगर आप ऐड करके देखोगे, अगर आप ऐड करके देखोगे, 6 + 4 10 + 4 2 12, 6 4 2 12, देखो टोटल 12। तो कल के लेक्चर मैंने आपको क्या बताया था कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पर जो टोटल वोल्टेज आएगा V1 + V2 + V3 करके वो इसके बराबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हो 6 + 4 + 2 12 आंसर आ रहा है। डन है क्लास? आर यू डन विद दिस फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल? सबको समझा फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल कैसे करना है? इज एवरीबॉडी ओके विद द फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल? गिव मी यस और नो एवरीबॉडी। डन है, डन है, डन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब सिक्स्थ वाला न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सेम है, आप इसको लेंगे होमवर्क, आप इसको लेंगे होमवर्क, ठीक है। यस 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 ध्यानेश, अगर चेक करना है कि आपका सबका आंसर सेम सही है तो 6 + 4 + 2 करके देखिए 12 आना चाहिए। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि आपका फाइनल आंसर सही है कि नहीं, आपके हर एक वोल्टेज की वैल्यू सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप ये होमवर्क करेंगे? ये क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे? सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, विल यू टेक इट एज होमवर्क? बोलिए बोलिए बोलिए। करेंगे? थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए। करेंगे? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो क्लास, इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। ये चैप्टर था कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा हो गया है खत्म। ये चैप्टर इतने जल्दी खत्म होना नहीं चाहिए था, बट ये चैप्टर खत्म इतने जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि सिलेबस बहुत सारा स्किप हो गया था। तो सिर्फ लास्ट के 4-5 न्यूमेरिकल ही ऐसे थे जो हमें करने 4-5 टॉपिक ही थे हमें ऐसे करने पड़े, बट वो भी टॉपिक्स मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है। सो क्लास, ये चैप्टर मतलब अभी तक से हमने 2 चैप्टर हमारे फिजिक्स में कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूरज, सूरज मैंने आपसे कहा इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट है। एमएसटी सीटी एग्जाम देके आप इंजीनियरिंग में जाते हो, ठीक है ना, इंजीनियरिंग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आप सॉरी जो आप एमएससीटी एग्जाम देते हो उसके लिए स्पीड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग का एग्जाम जो होता है वो इंजीनियरिंग का एग्जाम थ्योरेटिकल पेपर होता है, और आप जो अभी एग्जाम्स देने वाले हो वो एमसीक्यू पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, एमसीक्यू पेपर है। मैं आपको ये समझाने जा रहा था कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करने जा रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर को निपटा लिया है। वी हैव निपटाओ द फर्स्ट चैप्टर, वी हैव निपटाओ द 11th चैप्टर। ये दोनों चैप्टर्स हम लोगों ने निपटा दिए हैं। अगला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा सेकंड चैप्टर, दैट विल बी द मैथमेटिकल मेथड, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड हम चैप्टर चालू करेंगे अगला, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म चालू करेंगे। फिर हम देखते हैं, शायद मैं थोड़ा 8th चैप्टर के पास जाऊं, मैग्नेटिज्म के बाद, मतलब मैथमेटिकल मेथड होने के बाद, मैग्नेटिज्म होने के बाद शायद हम साउंड वेव की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, शायद हम साउंड वेव की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसमें इसमें इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का जो लास्ट वाला टॉपिक है, कैलकुलस मेथड जिसको बोला जाता है, वो स्किप किया गया है। अगेन दैट इज इन द रेड्यूस सिलेबस, तो इसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन और वो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड का अगर रेड्यूस सिलेबस देखोगे तो कैलकुलस मेथड स्किप कर दिया गया है। तो क्लास कल के लेक्चर के लिए रेडी रहिए। आज शाम में पता नहीं मैथ्स वाले सर ने आपको बोला है कि आज शाम में लेक्चर है? मैथ्स वाले सर ने कुछ बोला कि आज शाम में लेक्चर है? नहीं है ना। फिजिक्स का भी आज शाम में नहीं है, फिजिक्स का भी आज शाम में नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा 12th वालों का लेक्चर ले रहा हूं आज शाम में, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत ही ज्यादा है 12th वालों का, तो आज शाम में मैं उनका ले रहा हूं, ठीक है। पर अगर कोई शाम में लेक्चर रहेगा तो फिर आपको ग्रुप पे मैसेज आएगा, ठीक है ना। ग्रुप पे अगर मैसेज आया तो ही शाम में लेक्चर होगा, वरना शाम में लेक्चर नहीं होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी है, सिर्फ 2 नंबर ऑफिशियल है, नंबर है। एक मेरा नंबर आपको पता ही होगा, 9923185119, ये मेरा नंबर है। कुछ भी प्रॉब्लम है इस पे करने का, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है 7 वाला, अगर आपको याद आएगा, जो ग्रुप के 2 एडमिन्स है, उसी में आपका जो भी डाउट है वही इन 2 नंबर्स पे आपने पूछना, ठीक है ना। जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब देखेंगे, जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब देखेंगे। अभी तो चल रहा है जैसे चल रहा है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक किसी का कॉलेज का टाइम अलग अलग है, ये है वो है, तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे बाद में, ठीक है। व्हाट्सएप करो, ऐड कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा, व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए। आईआईटी किस लिए होता है? आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए होता है बेटा, आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए होता है। जो आप जेई नाम का एग्जाम देते हैं उससे आप आईआईटी में जा सकते हैं, पर आप एमएसटी सीटी का एग्जाम देके आईआईटी में नहीं जा सकते। एमएसटी सीटी का एग्जाम देके आप सिर्फ एमएसटी सीटी के महाराष्ट्र के ही कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, पर आप एमएसटी सीटी का एग्जाम देके आप आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फिर आपको जेई देना पड़ेगा, ठीक है। नीट का एग्जाम देके मेडिकल कॉलेजेस में आप एडमिशन दे सकते हो, ठीक है। नीट का एग्जाम देके आप मेडिकल में दे सकते हो। सर एनडीए इज टफ, यस एनडीए इज टफ, एनडीए इज टफ, एनडीए टफ ही है बेटा। यस, जेडब्ल्यू एडवांस इज मोर टफ देन जेडब्ल्यू मेंस। जेडब्ल्यू मेंस के बाद आप जेडब्ल्यू एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एनजीओ वगैरह कुछ नहीं है, एनजीओ वगैरह कुछ नहीं है। मैं अकेला हूँ, सुरेंद्र सर अकेले हैं, हम दोनों खुद पढ़ाते हैं बस, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सर आप नीट पढ़ाएंगे, हम सब पढ़ाएंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो हम सब पढ़ाएंगे। केवाई भी दे सकते, केवीपीवाई भी दे सकते हो आप। सर आप नीट का पोर्शन, मैं वही बोल रहा हूँ, आप सीखना चाहेंगे तो हम सब सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी मैं नाराज हो जाता हूँ ना, आधे लोग सोते रहते हैं तो फिर मूड खराब हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ा रहे हैं। नाउ ओनली मॉर्निंग, व्हेन कॉलेज स्टार्टेड इवनिंग। देखते हैं, कॉलेज स्टार्ट होगा तो देखते हैं। अभी आप कॉलेज स्टार्ट होगा तो इग्नोर करो कॉलेज को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर क्या करें अभी। गर्ल्स के लिए भी एनडीए है ना, गर्ल्स के लिए भी होता है, सीडीसी होता है, सीडीएस होता है। यूपीएससी इज ऑल्सो हार्ड। सर विच एग्जाम हैव यू गिवन? कभी बताऊंगा आपको मैंने कौन सा एग्जाम दिया था। एडवांस में नए टॉपिक्स होते हैं क्या? एडवांस में होते हैं टफ टॉपिक्स, हाँ। सर नीट के क्वेश्चंस के लिए कितने मिनट्स में लगने चाहिए? मिनट मिनट छोड़ दो, वो सिर्फ समझाया मैंने आपको, मिनट वगैरह छोड़ दो, उतना उसको टेंशन मत लो, दिमाग में उसका टेंशन मत लो उतना, पहले पढ़ाई चालू कर दो। हाँ यूट्यूब चैनल है मेरा। 11th के एग्जाम्स शायद फरवरी या मार्च में होंगे। वो आप खुद कॉलेज अटेंड करके देखो कि कॉलेज में पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। आई कांट गिव यू दैट राइट नाउ, बट अभी आपको कॉलेज नहीं मिला है तो उसको इग्नोर करो।
जेई में जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जेई में कैसे सवाल आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मैथ्स लेक्चर भी होते हैं, सुबह मैथ्स लेक्चर था, आज बैठे नहीं क्या आप सुबह मैथ्स लेक्चर के अंदर? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है। एनडीए टफ है बेटा, हर एग्जाम टफ है, कोई भी एग्जाम इजी नहीं है। वरदान बोलता है सर कैसे भी करके जेई क्लियर करवा दो। वरदान बहुत मेहनत लगेगा बेटा, करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अभी से तैयारी करना पड़ेगा तो फिर होगा। ठीक है, चैनल का नाम मैंने भेजा है, गरीब पीपल्स चैप्टर का नाम है। सुनने में अजीब लगेगा बट गरीब इट इज फॉर द पीपल जो नॉलेज के गरीब है। एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई। चैनल का नाम डालो गरीब पीपल्स, भेजा मैंने अभी चैट सेक्शन में। ठीक है, एनीथिंग एल्स डू व्हाट्सएप मी ऑन योर माय पर्सनल नंबर। ठीक है, पढ़ाई चालू करो, कल मिलते हैं। मैथमेटिकल मेथड एक नया धमाकेदार चैप्टर क्या कर रहे हैं डाउट डाउट आपने बना के रखने हैं। कैलकुलेशन के ऊपर मैथ सर का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन के ऊपर मैथ्स का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, यस यस आई हैव शोड मैं लेक्चर्स कैसे कंडक्ट करता हूं, मैंने वो भी वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं मैथमेटिकल मेथड के लिए। ठीक है, नेम का मतलब क्या है, मेरे चैनल का नेम का मतलब उसके नीचे लिखा हुआ है, जो चैनल का लोगो है उसके नीचे आप देखो लिखा हुआ है चैनल का नाम का मतलब क्या है। ठीक है, चलो बाय।